we have started this topic. ठीक है, till now we have discussed. See, basically three types of numericals are there in this topic. First one is n job through one machine. Then second one is n job through two machine, and third type of numerical is n job on थ्री मशीन. एन जॉब थ्रू एम मशीन मतलब तीन से ज्यादा मशीन पे जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है. इस तरीके के न्यूमेरिकल नहीं आते हैं. तो ये तीन तरीके के न्यूमेरिकल हमें इस चैप्टर में देखने हैं. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा था? प्रोसेसिंग एन जॉब थ्रू वन मशीन एक न्यूमेरिकल हमने देखा था लेक्चर नंबर 1 में. ए बी सी डी ई एफ जी ए 7 टाइप की जॉब थी, उनका प्रोसेसिंग टाइम दे रखा था बेस्ड अपॉन डिफरेंट रूल्स, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. हमने सिक्वेंस कर दिया. अच्छा, जो लोग पहली बार ये लेक्चर ज्वाइन कर रहे हैं उनके मैं बता दूं, द पर्पस ऑफ दिस सिक्वेंसिंग इज, सपोज कोई कंपनी है, ठीक है, दिस दिस इज एप्लीकेबल फॉर द बैच प्रोडक्शन. मतलब कोई कंपनी अगर बैच प्रोडक्शन कर रही है, इफ इट इज मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ए बी सी डी ई एफ जी, अगर 6 या 7 तरीके के या 10-12 तरीके के अगर प्रोडक्ट बना रही है, तो समस्या ये होती है प्रोडक्शन मैनेजर के पास या प्रोडक्शन इंजीनियर के पास कि किस जॉब को पहले बनाए किस जॉब को बाद बनाए. एंड द ऑब्जेक्टिव होता है हमारा टू मिनिमाइज द टू मिनिमाइज द टोटल elapsed टाइम. मतलब टोटल टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑल द जॉब, इसको मिनिमाइज करना है. और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है आइडल टाइम ऑफ मशीन, इसको हमें मिनिमाइज करना है. ठीक है, इसको हमें रिड्यूस करना है, मिनिमाइज करना है. ये दो मेनली ये दो ऑब्जेक्ट, वैसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मैंने दिखाए थे इन द फर्स्ट लेक्चर, वो थ्योरी में मैंने पीडीएफ में लिख रखे हैं. बट अभी हम न्यूमेरिकल की बात करें तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव है. हमें टोटल टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑल द जॉब ये हमें मिनिमाइज करना है, और साथ ही साथ मशीन जो है वो हमारी कम से कम खाली बैठे आइडल टाइम मशीन में ना हो. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. तो सिक्वेंस जो है ए बी सी डी ई एफ जी, इसको हम एक तरीका तो ये है कि हम ऐसे सिक्वेंस कर दें बिना दिमाग लगाए. ए बी सी डी ई एफ, ए के बाद बी बनाए, बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई. दूसरा तरीका है कि हम कुछ इसमें ऑपरेशन रिसर्च लगाएं या सिक्वेंसिंग मॉडल लगाएं, सो दैट कुछ ना कुछ ऑप्टिमाइजेशन हो जाए और कंपनी को कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ टाइम और मनी कहीं ना कहीं फायदा हो जाए. ठीक है, यानी उस क्या हो सकता है कि हो सकता है वो पहले डी जॉब बनाए, डी के बाद सी बनाए, सी के बाद ई बनाए, ई के बाद ए बनाए. तो ये हमें सिक्वेंसिंग निकालनी है. टू फाइंड आउट द ऑप्टिमाइज सिक्वेंसिंग इज द पर्पस ऑफ ऑल द न्यूमेरिकल. ठीक है, तो ये हमने एक न्यूमेरिकल देखा था क्योंकि एन जॉब अराउंड टू वन मशीन था. तो यहाँ पर जो टाइम था, टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑल द जॉब विल रिमेन सेम. ठीक है, 48 days ये हमने देखा था. इट विल रिमेन सेम फॉर ऑल द मेथड. तो पहला मेथड हमने लगाया था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. दूसरा था शॉर्टेज प्रोसेसिंग टाइम. प्रोसेसिंग टाइम है, अगर कोई लेथ मशीन है तो ए जॉब को लेथ मशीन पे कितना टाइम लग रहा है, बी जॉब को कितना टाइम लग रहा है. तो जो भी मिनिमम जिसको टाइम लग रहा था उसको हमने पहले प्रोसेस कर दिया. द सीक्वेंस वाज सी एफ ए जी ई डी वी एंड सो ऑन. अर्लीस्ट ड्यू टाइम मतलब कब गुड्स को सप्लाई कब करना है, इसके अकॉर्डिंग हमने देखा था. देन एच टी आर सिलेक्ट टाइम रिमेनिंग विच वॉज इक्वल टू ड्यू टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम. इसके हिसाब से हमने जॉब को सिक्वेंस किया था. तो अलग अलग मेथड से अलग अलग बेनिफिट थे, ये हमने देखे थे. मतलब मीन फ्लो टाइम वाज डिफरेंट फॉर ईच ऑफ द प्रोसेस. तो ये दैट वाज ऑल अबाउट एन जॉब थ्रू वन मशीन. तो एन जॉब थ्रू वन मशीन इज ओनली फॉर द theoretical aspect, और वी कैन से कंसेप्ट को समझने के लिए था कि हम सिक्वेंसिंग मॉडल क्यों कर रहे हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एन जॉब प्रोसेसिंग एन जॉब थ्रू टू मशीन, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट प्रोबेबली ये एग्जाम में आता ही आता है. ठीक है, तो व्हेन वी प्रोसेस एन जॉब थ्रू टू मशीन, अभी तक एक ही मशीन थी, अब कई तरीके की जॉब है, करीब 7-8 तरीके की जॉब है, हम दो मशीन में प्रोसेस कर रहे हैं. तो दो, इट कुड बी, सपोज पहले हमने टर्निंग कर ली, ठीक है, टर्निंग एंड देन थ्रेडिंग. ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि जॉब की जो सीक्वेंस है वो मशीन, जैसे ये ए मशीन हो गई, ये बी मशीन हो गई, तो ए के बाद बी ही प्रोसेस होगा. तो ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तो ऑब्वियस हो गया कि टर्निंग के बाद थ्रेडिंग ऑपरेशन होगा. मे भी दो जॉब इस तरीके से हो सकती है कि टर्निंग देन ड्रिलिंग. ठीक है, तो
किसी भी तरीके का सिक्वेंस ऑपरेशन हो सकता है। The assumption is this in this model is the first the job will go to the machine number A, then the job will go to the machine number B। ऐसा नहीं होगा कि पहले बी मशीन पे चले जाए और फिर ए मशीन पे हो जाए। पता चला बी मशीन खाली दिख रही है तो उसने क्या करा, इंजीनियर ने बी मशीन पे लगा दिया प्रोडक्ट, जबकि वो प्रोसेस गलत हो गया और जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो खराब बन गया, एज पर नॉर्म्स हमारा प्रोडक्ट नहीं बना। तो ऐसा नहीं करना है, जो सिक्वेंस डिफाइन कर रखी है उसी सीक्वेंस में हमें जॉब को बनाना है। ठीक है, तो उसने जॉनसन ने कुछ रूल बताए कि जॉब को हम किस तरीके से सीक्वेंस करें। इफ देयर इज अ एन जॉब एंड टू मशीन्स आर देयर दैट कैन बी सॉल्व बाय द जॉनसन रूल। तो जॉनसन रूल हमने डिस्कस किया था। ठीक है भाई, ये न्यूमेरिकल भी हो गया था या नहीं? ये न्यूमेरिकल हमने देखा था। बोलो भाई, जवाब दो। एक न्यूमेरिकल हमने देखा था, ये न्यूमेरिकल हो गया था। यस सर। ठीक है, मैं अभी स्किप कर दे रहा हूँ ये न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल में मैं जॉनसन रूल का रिवीजन भी करा दूंगा और साथ ही साथ ये न्यूमेरिकल हो गया था, ये कंप्लीट हो गया था ना आपकी क्लास में? मुझे ध्यान है हो गया था। इसमें हमने टाइम इन और टाइम आउट निकाल लिया था, ये एक न्यूमेरिकल कर लिया था हमने, इजंट इट? नहीं सर, ये वाला नहीं हुआ था। एक सर ये न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं हुआ सर, पूरा नहीं हुआ था, पूरा नहीं हो पाया था मतलब। ये कंप्लीट नहीं हो पाया था पहला न्यूमेरिकल? नहीं सर, आपने कहा था अगली क्लास में कर लेगा हम पूरा। अच्छा। इधर टाइम आउट हो गया था। अच्छा साहब, तो मैं लोग डिलीट कर देता हूँ, फिर से करा देता हूँ। ठीक है, चलो। तो इस न्यूमेरिकल में फिर से करा देता हूँ। एक न्यूमेरिकल है जिसमें दे रखा है मशीन ऑपरेटर हैज टू परफॉर्म टू ऑपरेशन टर्निंग थ्रेडिंग ऑन अ नंबर ऑफ डिफरेंट जॉब, डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच द जॉब शुड बी प्रोसेस इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल द जॉब। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है हमारा कि हमें इस तरीके से सीक्वेंस करना है कि जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब शुड बी मिनिमम। ठीक है, दूसरा हमें क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द टोटल प्रोसेसिंग टाइम। अब कितने टाइम में सारी की सारी जॉब बन के कंप्लीट हो जाएंगी, तो ये हमें टोटल प्रोसेसिंग टाइम भी निकालना है। और आइडल टाइम फॉर द टर्निंग एंड थ्रेडिंग ऑपरेशन, ये दो मशीन लगी हुई हैं, तो उन दो दो क्या वो दोनों मशीन कभी खाली बैठ रही हैं क्या? अगर खाली बैठ रही हैं तो वो भी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अच्छा जॉनसन रूल को पहले रिवाइज कर लेते हैं। जॉनसन रूल कह रहा है हमें, जॉनसन रूल, एज पर जॉनसन रूल, इफ देर आर एन जॉब, ठीक है, एन जॉब एंड टू मशीन, अगर इस तरह की कंडीशन है तो आप क्या करो, ऑब्जर्व द सी, जैसे हमने एन जॉब वन मशीन देखा था, तो एसपीटी वाज वेरी वेरी गुड मेथड। सबसे ज्यादा जो मीन फ्लो टाइम था वो एसपीटी के अकॉर्डिंग ही मीन फ्लो टाइम हमारा सबसे कम आ रहा था। तो यहाँ भी प्रोसेसिंग टाइम को प्रेफरेंस देते हुए हम जॉब को सिक्वेंस करेंगे। तो इसने कहा कि फर्स्ट सिक्वेंस द जॉब, सी पहले हमें ऑब्जर्व करना है कि मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम कौन सा है। तो मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम अगर कॉलम नंबर ए में आ रहा है, इफ मिनिमम प्रोसेसिंग लाई इन कॉलम नंबर ए, ठीक है, देन शेड्यूल द जॉब फर्स्ट। अगर मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम कॉलम नंबर ए में आ रहा है तो जॉब को पहले प्रोसेस कर दो, यानी हमें लेफ्ट से राइट चलना है। हमें क्या करना है, लेफ्ट से राइट चलना है। और अगर मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम, इफ मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम कम्स इन कॉलम नंबर बी या मशीन नंबर बी, फॉर मशीन नंबर बी देन शेड्यूल इट लास्ट, यानी इसको हमें बाद में शेड्यूल करना है सबसे। और इस केस में हमें राइट टू लेफ्ट चलना है। ठीक है, जब कॉलम नंबर ए की बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट चलना है, और जब कॉलम नंबर बी की बात करेंगे तो राइट टू लेफ्ट चलना है। ठीक है, तो ये दो मेन रूल थे। तीसरा रूल था हमारा, इफ देर इज ए टाई, ठीक है, कॉलम ए, जैसे यहां पर देखो आप टाई है, यहाँ कॉलम ए और कॉलम बी यानी मशीन नंबर ए और मशीन नंबर बी में अगर टाई हो जाता है तो भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब कॉलम ए की हम बात कर रहे हैं तो हम पहले शेड्यूल करते हैं, और कॉलम बी की जब बात करते हैं तो हम बाद में शेड्यूल करते हैं। तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यानी जब जॉब नंबर ए हम लेफ्ट की साइड शेड्यूल कर देंगे और जॉब नंबर 3 हम राइट की साइड शेड्यूल कर देंगे। ठीक है, चौथा रूल था, अगर सेम कॉलम में टाई हो जाए, सेम कॉलम में टाई हो जाए मतलब अगर यहाँ पर 3 आ रहा है और यहाँ भी 3 होता, सपोज यहाँ 2 नहीं होता 3 होता,
अगर सेम कॉलम में टाई हो जाए तो इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या देखेंगे, अदर कॉलम का प्रोसेसिंग टाइम। तो अदर कॉलम का प्रोसेसिंग टाइम क्या है, यहाँ पर है 8 और यहाँ है 6, 6 इज लेस देन 8। ठीक है, इसका मतलब जॉब नंबर 4 को मैं पहले बनाऊंगा। और कैसे चलूंगा, क्योंकि कॉलम नंबर 1 देख रहा हूं मैं, कॉलम लेफ्ट से राइट चलूंगा। जॉब नंबर 4 को मैं पहले चलाऊं बनाऊंगा और उसके बाद जॉब नंबर 1 को बनाऊंगा। जॉब नंबर 4 को पहले बनाऊंगा, उसके बाद जॉब नंबर 1 को बनाऊंगा, क्योंकि 1 का जो करस्पॉन्डिंग टाइट प्रोसेसिंग कॉलम इट इज ग्रेटर। ठीक है, तो इसको देखेंगे तो बाकी सारे रूल भी हम देखेंगे आगे, न्यूमेरिकल में समझ में आते चले जाएंगे। इस न्यूमेरिकल को कर लेते हैं। सीक्वेंस तो हमने कर ही दिया था इस न्यूमेरिकल को। लेट अस से ऑब्जर्व दिस कॉलम नंबर ए यानी मशीन नंबर ए और मशीन नंबर बी के प्रोसेसिंग टाइम को हमने ऑब्जर्व किया। मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम इज 1 विच इज फॉर द जॉब नंबर 6। तो जॉब नंबर 6 को मैं कहाँ लेके जाऊं, सबसे बाद में लेके जाऊं, सबसे राइट में लेके जाऊं। जब कॉलम बी की बात होगी यानी मशीन नंबर बी की बात होगी तो मैं लास्ट में लेके जाऊंगा। कॉलम नंबर ए की बात होगी तो मैं शुरू में लेके जाऊंगा, लेफ्ट से राइट चलूंगा। ठीक है, जॉब नंबर 6 को मैंने सबसे बाद में प्रोसेस किया, मतलब ये डिसाइड किया कि जॉब नंबर 6 सबसे बाद में बनाऊंगा। नाउ ऑब्जर्व द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम, दिस टाइम इट इज 2। 2 फॉल्स इन द कॉलम नंबर 1। तो मैं क्या करूं, जॉब नंबर 4 इट इज करस्पॉन्डिंग टू जॉब नंबर 4। तो जॉब नंबर 4 को मैंने पहले बना दिया, जॉब नंबर 1 को पहले बना दिया। ठीक है, यानी क्योंकि कॉलम नंबर 1 में आ रहा था तो कॉलम नंबर 1 को मैं पहले लेके गया। नाउ अगेन ऑब्जर्व द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम, इट इज फॉर द जॉब नंबर 3। सॉरी, मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम इज 3। तो 3 इज करस्पॉन्डिंग टू 1 एंड 5। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं है, क्योंकि ये वाला जो 3 है, ये वाला 3 कॉलम नंबर ए में मशीन नंबर 1 के लिए तो हमेशा पहले ही आएगा। जॉब नंबर ए को मैं फर्स्ट पहले शेड्यूल कर दूं और जॉब नंबर 5 को मैं राइट में लेके जाऊंगा, क्योंकि ये कॉलम नंबर बी में आ रहा है। ये बात समझ में आई? मेरे ख्याल से बाकी को तो आ रही होगी समझ में, जो लोग पहले थे क्लास में। आपको ये बात आ रही है समझ में? यस सर, थोड़ी थोड़ी आ रही समझ। आ जाएगी, अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल में और ज्यादा समझ में आ जाएगी। मतलब यहाँ पर जब टाई जो है डिफरेंट कॉलम में होता है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। व्हेन द टाई इज फॉर द डिफरेंट कॉलम, 3 और 3 में टाई हो गया, बट क्योंकि अलग अलग कॉलम है, कॉलम नंबर ए को मैं हमेशा पहले लेके जाता हूँ और कॉलम नंबर बी वाले को मैं हमेशा बाद में लेके जाता हूँ। मतलब कॉलम नंबर ए को मैं लेफ्ट से राइट लेके चलता हूँ और कॉलम नंबर बी में जब मुझे डिसीजन लेना होता है तो मैं राइट से चलता हूँ। तो यहाँ पर ये मैटर था कॉलम नंबर ए का, यानी मैंने शेड्यूल फर्स्ट कर दिया, और ये कॉलम नंबर बी का मैटर था तो जॉब नंबर 5 को मैंने शेड्यूल बाद में कर दिया, राइट से लेफ्ट किया। नाउ नाउ अगेन ऑब्जर्व इन बिटवीन, इसको मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया, इसको भी मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया। अब बचा जॉब नंबर 2 एंड जॉब नंबर 3। मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम इज 5 विच अकर इन द कॉलम नंबर 1। तो कॉलम नंबर 1 को मैं लेफ्ट से राइट चलूंगा तो जॉब 3 को मैं इसके बाद प्रोसेस कर दूंगा। जॉब 3 भी प्रोसेस हो गया, अब जॉब 2 बची तो जॉब 2 को मैंने प्रोसेस कर दिया। इट मीन्स अवर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन विल बी 4 to 1, 1 to 3, 3 to 2, 2 to 5 and 5 to 6। so we can see, we can note down, it is 4 to 1, 4 to 1, 3 to 4, 1 3, 2 5 6, 2 5 6। तो ये टेबल में क्यों बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो क्वेश्चन में दो बातें पूछी गई हैं। पहले तो हमें ये निकालना है मिनिमम टाइम, टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल द जॉब। ठीक है, टू मिनिमाइज द, हमें निकालनी है कि इन ऑर्डर इन विच द जॉब शुड बी प्रोसेस। तो ऑर्डर तो निकल आया हमारा, 4 के बाद 1 बनानी है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 6। बट हमें क्या करना है, टोटल प्रोसेसिंग टाइम भी निकालना है कि सारी की सारी जॉब बनाने में कितना टाइम लग रहा है। तो उसके लिए हमें ये टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल में हमने सिक्वेंस लिख ली 4 1 3 2 5 6। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग हमने ये लिख लिया 4 4 में सी प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन नंबर ए एंड प्रोसेसिंग टाइम फॉर मशीन नंबर बी। 4 में कितना है, 2 और 6, 2 मिनट एंड 6 मिनट ऑन मशीन नंबर बी। 1 में है 3 एंड 8, 3 में है 5 एंड 9, 2 में है 12 एंड 10, 5 में है 9 एंड 3,
एंड 6 में है 11 एंड 1। ठीक है, अब देखो जॉब जो है वो हमने बनाना शुरू करी, तो 0 मिनट में चालू करी स्टार्टिंग में। सुबह 8 बजे सपोज आपने चालू करी, तो 0 मिनट था उस समय, कोई भी प्रोडक्शन रनिंग टाइम नहीं था, तो 0 मिनट में चालू करी। और जॉब नंबर ए, जॉब नंबर 4 2 मिनट के बाद बन के तैयार हो गई ऑन टू मशीन नंबर ए। मशीन नंबर ए में उसे 2 मिनट लगे। ठीक है, उसके बाद 2 मिनट के बाद अवेलेबल हुई है मशीन नंबर बी के लिए, तो मशीन नंबर बी 2 मिनट के बाद हमने लगाई, और मशीन बी पे कितना टाइम लगा? 6 मिनट, तो 2 + 6 = 8। ठीक है, अच्छा मशीन नंबर बी आइडल टाइम, ए और बी, ए का तो कोई आइडल टाइम होगा ही नहीं, कि ए हमेशा जॉब नंबर, क्योंकि ए को जॉब नंबर, जो कोई भी जॉब है मशीन नंबर ए पे पहले प्रोसेस हो रही है, तो ए का कभी आइडल टाइम नहीं आएगा। मतलब यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, कैसे आएगा वो बाद में डिस्कस करेंगे। आइडल टाइम फॉर द मशीन, 2 मिनट के लिए वेट करना पड़ा मशीन को, मशीन नंबर बी को, तो आइडल टाइम कितना हो गया? 2 मिनट। ठीक है, नाउ जॉब नंबर 1 को मैंने लगा दिया। अब देखो ए का मैंने बताया, ए का कोई एडल टाइम आएगा नहीं, तो ए को मैं पहले ही ऐसे ही बना सकता हूँ, ये मैंने शायद लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को। अगर मैं इस तरीके से जाऊंगा 1 बाई 1 जाऊंगा, तो इट विल कंज्यूम टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं टाइम बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मशीन नंबर ए को मैं पहले कंप्लीट कर देता हूँ, इसकी इसका जो भी प्रोसेसिंग हो रही है मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। 2 मिनट के बाद जॉब नंबर 4 आई, जॉब नंबर 4 बन गई। फिर 2 मिनट के बाद हमने लगा दी जॉब नंबर 1। कितना टाइम लगा? 2 + 3 = 5। फिर 5 मिनट के बाद जॉब नंबर 3 लगाई, कितना टाइम लगा मशीन नंबर ए पे? 5 + 5 = 10। 10 मिनट के बाद जॉब नंबर 2 लगाई, 10 + 10 + 12 = 22। नाउ 22 + 9 = 31। 31 + 11 = 42। तो जॉब नंबर ए जो है वो, मशीन नंबर ए जो है वो 42 मिनट के बाद अपना काम निपटा देगी। मशीन नंबर ए जो है वो 42 मिनट के बाद खाली हो जाएगी। अब देखो यहाँ मशीन नंबर बी, 2 मिनट के बाद इसे जॉब मिली, इसने 8 मिनट के बाद जॉब नंबर 4 को बना दिया। अब 8, सी हम जब भी यहाँ पर लिखते हैं 8, तो हम ये कंपेयर करेंगे इस 5 को और इस 8 को, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, विच वन इज लार्जर। जैसे यहाँ 5 और 8 में जो लार्जर है वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, 8 मिनट के बाद जॉब नंबर 1 बननी शुरू हुई, और 8 + 8 = 16। 8 + 8 = 16। कोई आइडल टाइम आया? नहीं आया। ए का तो आएगा ही नहीं आइडल टाइम, ए का तो कोई आइडल टाइम आया ही नहीं है, बी का आइडल टाइम नहीं आया। अगर यहाँ 8 और 5 में यहाँ अगर 10 होता, ठीक है वो आगे देखेंगे, 10 होता तो यहाँ मैं 10 लिखता और आइडल टाइम आ जाता 2 मिनट का। ठीक है, इसको ऐसे समझो कि जॉब नंबर ए, इसको ऐसे समझो, जॉब नंबर 1 जो है, जॉब नंबर 1 5 मिनट के बाद तैयार हो जा रही है फॉर मशीन नंबर बी। ठीक है, तो 5 से कम में मैं लगा सकता हूँ क्या? 4 मिनट में मैं जॉब नंबर 1 लगा सकता हूँ मशीन नंबर बी पे? नहीं लगा सकता। तो या बराबर होगा, या फिर ये आपका लेस देन होगा। या तो बराबर होगा या लेस देन होगा, यानी ये वाला जो कॉलम है, लेट अस से ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, तो कॉलम नंबर 1 और 2 में या तो ये लेस देन होगा या फिर बराबर होगा, कभी ज्यादा नहीं होगा। C1 के जो भी एलिमेंट है वो कभी भी कॉलम नंबर 2 से ज्यादा नहीं होंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सर दोबारा बताने के बाद क्या बताएंगे आपने? चलो मैं इसे आगे लेके जाता हूँ उसे, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। इसको मैं आगे ये वाला टेबल हमने पिछली बार नहीं बनाई थी, नहीं सर, ये तो आज ही हुआ है। ये आज ही बनाई है, तो थोड़ा मैंने तेजी से बता दिया इसका मतलब आज। मुझे लग रहा था कि शायद मैंने लास्ट टाइम बता दिया है, तो ये मैंने थोड़ा तेजी से बता दी। ठीक है, इसको ऐसे समझो, मैं शुरू से बताता हूँ। जॉब नंबर 4 मैंने पहले लगाई, बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत धीरे धीरे शुरू से बताता हूँ। मैंने ये मानते हुए कि मैं एक बार करा चुका हूँ क्लास में, तो थोड़ा तेजी से करा दिया। सबसे पहले लगाई जॉब नंबर 4। जॉब नंबर 4 0 मिनट में लगी मशीन नंबर ए में, और 2 मिनट के बाद बाहर निकल आई। 2 मिनट के बाद लगी मशीन नंबर बी में, और 2 + 6 8 मिनट के बाद मशीन नंबर बी से बाहर आ गई। फिर लगाई मशीन नंबर ए में, हमने लगाई जॉब नंबर 1। तो जॉब नंबर 1 2 मिनट के बाद लगाई जॉब नंबर 1। 2 + 3 = 5। 5 मिनट के बाद तैयार हो गई।
ठीक है, बट ये 5 मिनट के बाद यहाँ जा सकती थी क्या, मशीन नंबर बी में? क्या यहाँ पर मैं 5 लिख सकता था? मैं नहीं लिख सकता था, क्योंकि मशीन नंबर बी मेरी बिजी थी जॉब नंबर 4 को बनाने में। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 5 और 8 में जो मैक्सिमम आएगा, यहाँ पर मैक्सिमम क्या था, 8। 8 मिनट के बाद ये तो मशीन नंबर जो जॉब नंबर 1 है, ये 5 मिनट के बाद तो मशीन नंबर ए से निकल गई, लेकिन मशीन नंबर बी पे कब लगी? मशीन नंबर बी पे लगी है 8 मिनट के बाद। 8 मिनट के बाद लगी, और कितना टाइम लगा, 8 + 8 = 60। यानी मशीन नंबर बी अभी खाली नहीं है, 8 मिनट तक उसने जॉब नंबर 4 प्रोसेस किया, और 8 मिनट के बाद उसने जॉब जॉब नंबर 1 उस पर लग गई। ठीक है, बस शुरू में 2 मिनट का ऐसे वेट करना पड़ा, मशीन नंबर बी को 2 मिनट का वेट करना पड़ा, तो 2 मिनट आइडल टाइम फॉर द मशीन नंबर बी इज 2 मिनट। नाउ जॉब नंबर 3 जो है, जॉब नंबर 3 5 मिनट के बाद मशीन नंबर ए में लग गई, और 5 + 5 = 10, 10 मिनट बाद मशीन नंबर ए का काम खत्म हो गया। अब देखो 10 मिनट के बाद, लेकिन 10वें मिनट में, सपोज 8 बजे आपने प्रोडक्शन चालू किया, तो 8 बज के 10 मिनट पे जॉब नंबर 3 मशीन नंबर ए में तैयार हो गई, बट ये अवेलेबल नहीं है अभी। अभी हम मशीन नंबर बी को दे नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये 16 मिनट इसे लग रहा है अभी 1 को ही कंप्लीट करने, यानी 8 बज के 16 मिनट पे लगेगी वो मशीन नंबर बी पे जॉब नंबर 3 8 बज के 16 मिनट पे लगेगी। तो यहाँ पर टाइम में क्या लिखूंगा, 16 मिनट। ठीक है, यहाँ यहाँ पर क्या होगा, 6 मिनट वेट किया जॉब ने, जॉब नंबर 3 ने मशीन नंबर बी में लगने के लिए 6 मिनट का वेट किया, और ये जो वेटिंग होता है ये कहलाता है इन प्रोसेस इन्वेंट्री। एक वर्ड हमने आपने सुना होगा, इन प्रोसेस इन्वेंट्री। यानी मशीन नंबर ए, सपोज ये मशीन नंबर ए रखी हुई है, और ये मशीन नंबर बी में रखी हुई है, तो मशीन नंबर ए से जो जॉब जा रही है, यहाँ पर कोई एरिया है, यहाँ आपको एरिया बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मशीन नंबर ए और बी का टाइम जो है वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, मास प्रोडक्शन नहीं हो रहा कि ए से निकला तुरंत बी में आ गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कितना इसने 6 मिनट का वेट किया, 6 मिनट का वेट किया, तो ये क्या कहलाएगी, इन प्रोसेस इन्वेंट्री कहलाएगी। ठीक है, तो 6 मिनट के बाद 16 मिनट के बाद जॉब नंबर बी लग गई, और जॉब नंबर बी को मशीन नंबर बी में जॉब नंबर 3 लग गई, और जॉब नंबर 3 को प्रोसेस करने में कितना टाइम लगा, 16 प्लस कितना करूं, प्लस 25। 16 + 9 = 25, 16 + 9 = 25। अब आ रहा है ना समझ में? अब कर दूं तेजी से। अब देखो 25 मिनट के बाद ही तो लगेगी ये जॉब नंबर 2 जो है मशीन नंबर बी में, यस सर। 25 मिनट के बाद लगेगी, तो 25 और 22 में आप देखेंगे विच वन इज मैक्सिमम। 25 और 22 में क्या मैक्सिमम है, 25 मैक्सिमम है, तो 25 मिनट के बाद ही लगेगी जॉब नंबर बी। और कितना टाइम लगेगा, 25 + 10, प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन बी इज 10, तो 25 + 10 = 35। ठीक है, अब इसको कंपेयर करो 31 और 35 को, विच वन इज लार्जर, 35 इज लार्जर। 35 मिनट के बाद ही जॉब नंबर 5 को प्रोसेस करेगा मशीन नंबर बी, तो 35 + 3, 35 + 3 = 38। नाउ इसको कंपेयर करो 42 और 38, विच वन इज लार्जर, 42 इज 42। लार्जर। क्या मैं यहाँ 38 लिख सकता हूँ? थोड़ा सोच के बताओ मुझे, बस यही गलती होती है लिख सकते हैं शेड्यूलिंग। सर। यहाँ 38 लिख सकता हूँ? हाँ सर। सोच के बताओ, देखो ऐसे सोचो आप, जॉब नंबर 6 मैंने लगाई कब, 31 मिनट के बाद मैंने जॉब नंबर 6 लगाई मशीन नंबर ए में। ठीक है, 8 बज के 31 मिनट पे, और मुझे कब मिली तैयार होके, 8 बज के 42 मिनट पे। ठीक है, जॉब नंबर ए से निकल के कब आई, 8 बज के 42 मिनट पे। तो क्या 8 बज के 38 मिनट पे तुम मशीन नंबर बी पे लगा सकते हो क्या? इज इट पॉसिबल? भाई अभी तो जॉब नंबर मशीन नंबर बी किसका वेट कर रहा है, जॉब नंबर 6 का। 38 मिनट के बाद मशीन नंबर बी खाली हो गई, यानी मशीन मशीन भी नंबर जल्दी बी बन में, गई सर। मशीन बी पे जल्दी बन गया। जल्दी हो गया। मशीन बी पे 38 मिनट में पांचों जॉब बन गई, शुरू की है 4 1 3 2 4 5, ये कब जॉब है? बन गई। ठीक है, अब मशीन नंबर बी को वेट करना पड़ेगा ना जॉब नंबर 6 का, या नहीं करना सही है सर। पड़ेगा? सही है। सही है ना? तो 42 मिनट के बाद ही तो लगा पाएगा वो मशीन नंबर बी। मशीन नंबर भी यस सर। 42 मिनट के बाद तो ऑक्यूपाई होगी। अगर मैं यहाँ पर 38 लिख दिया, तो ये समझो आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत हो गया। इस बात का हमें ध्यान रखना है वाइल मेकिंग दिस शेड्यूलिंग टेबल, अदरवाइज
न्यूमेरिकल इज वेरी 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 इजी। बस इस बात का ही हमें ध्यान रखना है, ये गलती हमें टेक्निकल गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो हमें हमेशा कंपेयर करना है 38 मिनट और 42 में ये कंपेयर किया, तो विच वन इज लार्जर, 42 मिनट इज लार्जर। ठीक है, इसका मतलब 38 मिनट के बाद 8:38 पे मशीन नंबर बी खाली हो गई थी, मशीन नंबर बी वेट कर रही थी जॉब नंबर 6 का, लेकिन जॉब नंबर 6 उसे कब मिली, 8:42 पे। ठीक है, तो कितनी देर खाली बैठना पड़ा, 4 मिनट खाली बैठना पड़ा। किसे खाली बैठना पड़ा, मशीन नंबर बी को, तो मशीन नंबर बी को यहाँ 4 मिनट खाली बैठना पड़ा। तो आइडल टाइम मशीन नंबर बी का आ गया 4 मिनट, और कितना टाइम लगा 42, और +1 कितना टाइम लगा, +1 इज इक्वल टू 40, टोटल 1 मिनट लगा, यानी 43 मिनट। 43 मिनट में सारी की सारी जॉब बन के तैयार हो गई। 43 मिनट में 43 मिनट में ऑल जॉब्स आर प्रिपेयर्ड, ऑल सर ये जॉब्स क्या आर। हुआ, टाइम 2 दिखाएगा जॉब नंबर 4 में। क्या दिखाएगा, सर जॉब नंबर 4 में आइडल टाइम 2 कैसे आता सर? आइडल टाइम इसलिए आया था कि जो हमने 8 बजे प्रोडक्शन चालू किया था, तो हमारे पास ये 6 जॉब थी बनने के लिए। ठीक है, तो 2 मिनट के बाद भाई 2 मिनट लगे थे ना हमें, 2 मिनट मशीन नंबर ए में लगी थी ना, जब जॉब नंबर 4 को मैंने प्रोसेस शुरू किया तो 2 मिनट लगे उसे मशीन नंबर ए को। तो 2 मिनट तक तो मशीन खाली बैठी रही ना, मशीन नंबर बी तो खाली बैठी रही ना 2 मिनट तक। उसको 8:02 पे जॉब नंबर 4 जो है, जॉब नंबर 4 मशीन नंबर बी को 8:02 पे मिली ना, तो 2 मिनट खाली बैठी रही ना मशीन। आगे समझ में? यस सर, सही है। सही है, देख लो एक बार, समझ लो, बस एक ही न्यूमेरिकल अच्छे समझ लोगे, बाकी सब बताते चले जाओगे मुझे अब। ठीक है, तो ये तो आता ही आता है जब हम इस रो नंबर 1 की बात करें, तो रो नंबर 1 में मशीन नंबर बी का आइडल टाइम तो हर न्यूमेरिकल में आएगा ही आएगा। ठीक है, जब मशीन नंबर ए पे जब आप प्रोडक्शन चालू करोगे, जब एक प्रोडक्शन की एक साइकिल होती है, जो प्रोडक्शन होता है, हम इस मॉडल में एज्यूम करते हैं, भाई एक्चुअल कंपनी में क्या हो रहा है हमें नहीं मतलब है, हम इस मॉडल में हम एज्यूम कर लेते हैं दैट प्रोडक्शन इज रन इन अ साइकिल। ठीक है, साइकिल का मतलब ये है कि जब ये जॉब नंबर भाई कंपनी के पास रिक्वायरमेंट आई, ऑर्गेनाइजेशन के पास, उसको बोल दिया भैया प्रोडक्शन इंजीनियर से ये 6 जॉब है तुम्हें बना के देनी है, तो वो सारी की सारी जॉब वो शॉप फ्लोर पे ले आया और उसने बनाना चालू कर दी। उसने पहले 4 बनाई, फिर 1 बनाई, फिर 3, फिर 2, फिर 5, फिर 6, एक साइकिल पहले कंप्लीट करी उसने। तो जब जॉब नंबर 4 उसने बनाना शुरू किया, तो जॉब नंबर 4 को मशीन नंबर 1 में 2 मिनट लगे, और उस 2 मिनट ये मशीन नंबर भी खाली बैठे रही, इसलिए मैंने आइडल टाइम इसका 2 मिनट लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पर देखो, अगर हम साइकिल में प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो भाई, जॉब नंबर 1 जो है 42 मिनट के बाद खाली बैठ गई, जॉब नंबर ए सारी जॉब 42 मिनट के बाद बना दी। ठीक है, लेकिन सारी की सारी जॉब मतलब मशीन बी का काम कब तक खत्म हुआ, 43 मिनट, यानी आइडल टाइम। आइडल टाइम इसका मतलब ये, साइकिल का मतलब ये हो गया, 8:43 पे, 8:43 पे सारी की सारी जॉब कंप्लीट हो गई, ऑल जॉब्स आर डन। ठीक है, जब सारी जॉब बन गई, उसके बाद उसने फिर से जॉब नंबर 4 लगा दी। उसके बाद प्रोडक्शन इंजीनियर ने क्या करा, फिर से जॉब नंबर 4 लगा दी, यानी जॉब नंबर 4 उसने 8:43 पे लगाई, जबकि 8:42 पे मशीन नंबर 1 खाली हो गई थी, लेकिन उसने 1 मिनट के बाद लगाई, अगर हम इस मॉडल की बात करते हैं। तो अगर आइडल अगर हम ये टाइम। अगर हम साइकिल की बात करेंगे कि इफ द प्रोडक्शन इज रनिंग इन द साइकिल, मतलब जब जब तक 6 ऑल द 6 जॉब जब तक कंप्लीट नहीं हो जा रहे हैं, जब तक हम नया लॉट कहते हैं ना, एक लॉट हमने निकाल दिया, मतलब एक लॉट निकाल दिया, 2 लॉट निकाल दिए। ठीक है, जब तक हम नया बैच लगाते नहीं, लॉट कह लो या बैच कह लो, जब तक एक बैच कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक हम दूसरा बैच नहीं लगाते हैं, तो 8:42 पे मैं दूसरा बैच नहीं लगाऊंगा, मैं 8:43 पे ही लगाऊंगा। इट मीन्स आइडल टाइम फॉर machine A, idle time for machine A is equal to 1 minute. If the production are running in the batches or in a cycle, if the cycle is repeated, तो अगली cycle 43 मिनट के बाद रिपीट होगी, और 43 मिनट के बाद
सारी की सारी जॉब बन के मेरी तैयार हो जाएंगी। नाउ ये तीन चीजें आपको लिखनी है आंसर में। पहला कि हाउ मच टाइम इज, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, टोटल प्रोसेसिंग टाइम, तो टोटल प्रोसेसिंग टाइम हो गया 43 मिनट। ठीक है, टोटल प्रोसेसिंग टाइम हो गया। और सेकंड पूछा गया था आइडल टाइम फॉर टर्निंग एंड आइडल टाइम फॉर द थ्रेडिंग, तो टर्निंग का आइडल टाइम कितना हो गया, 1 मिनट। ठीक है, और थ्रेडिंग का आइडल टाइम कितना आ गया, 4 + 2 को सम कर दो, 4 + 2 इज इक्वल टू 6, तो थ्रेडिंग का आइडल टाइम आ गया हमारा 6 मिनट। तो ये हमारा आंसर हो गया 43 मिनट, 1 मिनट एंड 6 मिनट। दिस इज द फाइनल आंसर विच वॉज आस्क्ड इन द न्यूमेरिकल। टर्निंग का कैसा है सर, 1 मिनट? टर्निंग का इस कॉलम को प्लस कर दो ना। अरे टर्निंग का ही तो बताया मैंने, सॉरी, इस टर्निंग का मतलब मशीन नंबर ए, टर्निंग क्या है, पहली मशीन है ना, ये है टर्निंग पहली मशीन, और ये है थ्रेडिंग। ठीक है, तो तो आइडल टाइम निकालना है ना सर हमें तो उसमें। आइडल टाइम मतलब खाली कितनी देर बैठी रही, 1 मिनट तक खाली बैठी रही ना। ये 42 और 43 के बीच में 1 ही मिनट तो आ रहा है, मतलब 43 मिनट के बाद हमने फिर से एक नया बैच चालू किया, तो मशीन नंबर ए 1 मिनट तक खाली बैठी रही ना। और मशीन नंबर बी की बात करें तो वो यहाँ से निकल आया। यहाँ आपने ये जो 2 है, यहाँ जो 2 आया था और यहाँ जो 4 आया था, 2 + 4 इज इक्वल टू 6। यहाँ 2 मिनट के लिए खाली बैठी रही और यहाँ 4 मिनट के लिए खाली बैठी रही, तो 2 + 4 इज इक्वल टू 6 मिनट। चलो एक काम करते हैं, अच्छा कोई डाउट है तो पूछ लो, पहले डाउट पूछ ही लो। एक क्वेश्चन और करेंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके सर। अभी हो रहा है डाउट आदेश? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ एक और कर लेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। चलो भी अच्छी बात है, कर लेते हैं। देखो बहुत बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं है इसका, क्वेश्चन एज कम्पेयर टू असाइनमेंट मॉडल एंड ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, दिस क्वेश्चंस आर कंपैरेटिवली will take less time. ठीक है, let us take one more question. There are 7 jobs, each of which has to go through the machine number A and B in order AB। यानी ऑर्डर क्या दे रखा है, पहले ए में जॉब नंबर 1 पहले ए में प्रोसेस होगी, उसके बाद बी में प्रोसेस होगी। प्रोसेसिंग टाइम इन आवर्स आर गिवन। ठीक है, इन आवर्स आर गिवन, यानी जॉब नंबर 1 को 3 घंटे लग रहे हैं मशीन ए पे, और 8 आवर्स लग रहे हैं मशीन नंबर बी पे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो प्रोसेसिंग टाइम at each machine is given in the table, determines the sequence। सबसे पहले हमें sequence निकालनी है, that will minimize the total elapsed time, also find that time। तो सबसे पहले तो हम sequence निकालेंगे as per the Johnson rule, उसके बाद हम टेबल बनाएंगे, टेबल निकालने के बाद हमें टोटल कंप्लीशन टाइम पता चल जाएगा, और आइडल टाइम फॉर द मशीन और भी हमें निकालना है। ठीक है, नाउ लेट अस टेक द सॉल्यूशन। नाउ जस्ट ट्राई टू फाइंड sequence एज पर जॉनसन। जॉनसन ने क्या कहा, जो मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम है उसको पहले ऑब्जर्व करो। मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम इज 1 विच इज इन द कॉलम नंबर बी, ना कह के मैं यहाँ पर बोलूंगा मशीन नंबर बी, क्योंकि रो में मैंने लिख रखा है इसे। तो मशीन प्रोसेसिंग टाइम इज फॉर द मशीन नंबर बी। तो मशीन नंबर बी के लिए जब आएगा तो मैं क्या राइट से लेफ्ट चलूंगा, लेफ्ट से राइट चलूंगा? राइट से लेफ्ट। राइट से लेफ्ट चलूंगा, तो सबसे राइट में मैंने जॉब नंबर 6 को प्रोसेस कर दिया। जॉब नंबर 6 प्रोसेस हो गया, मैंने इसे स्ट्राइक आउट कर दिया। नाउ ऑब्जर्व द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम। मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम इज 3। 3 जो है मशीन नंबर ए के लिए भी आ रही है और बी के लिए भी आ रही है। तो मशीन नंबर ए के लिए आ रही है तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। जब मशीन नंबर ए के लिए आ रही है तो इसको मैं शुरू में लेके जाऊंगा, लेफ्ट टू राइट लेके जाऊंगा, और जब मशीन नंबर बी के लिए आ रही है तो मैं राइट टू लेफ्ट लेके जाऊंगा। तो यहाँ पर ये जॉब नंबर 1 को मैं पहले प्रोसेस कर दूं और जॉब नंबर 7 को मैं बाद में प्रोसेस कर दूं। ये बात समझ में आई? देखो जब टाई जो है वो डिफरेंट कॉलम में होगा या डिफरेंट मशीन में होगा, मशीन नंबर ए और बी के लिए, तब बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है मशीन नंबर ए को मैं पहले लेके जाता हूँ और मशीन नंबर बी के प्रोसेसिंग टाइम को मैं बाद में लेके जाता हूँ। तो मैंने वही किया, मशीन नंबर ए के मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम को मैंने पहले लिख लिया और मशीन नंबर बी के मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम को मैंने बाद में लिख लिया, यानी राइट टू लेफ्ट चला और यहाँ लेफ्ट टू राइट चलना है फॉर द मशीन नंबर ए। सर ठीक है, दोनों एक ही कॉलम में होते तो वो तीन अभी तीन। बताऊंगा, वो वाला केस भी आएगा।
वो केस भी आएगा, अभी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जॉब नंबर 1 को प्रोसेस कर दिया, जॉब नंबर 7 को प्रोसेस कर दिया। अब देखो जॉब नंबर 4 में यहाँ 6 और 6 टाई हो गया। ठीक है, 6 और 6 टाई हो गया। अब कॉलम जो हुआ, ये जो टाई हुआ वो सेम कॉलम में हुआ, मतलब सॉरी, हाँ ये कहना चाहिए, यहाँ 6 आ गया और उसके कोरस्पॉन्डिंग भी ये 6 ही आ गया। यानी जॉब नंबर 4 6 घंटे ले रही है मशीन नंबर ए में, और बी पे भी 6 घंटे ले रही है। इस केस में डबल टाई हो गया। तब हम क्या करेंगे, या तो हम 4 यहाँ पर लिख लें, या तो 4 यहाँ पर लिख लें, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इट विल नॉट अफेक्ट द आंसर। तो दिस क्वेश्चन हैज 2 सॉल्यूशन। ये जो केस होता है जब इस तरीके से टाई होता है, दिस इज द केस ऑफ अल्टरनेट ऑप्टिमल। यानी हमें एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिलेंगे, और एक से ज्यादा जब सॉल्यूशन मिलेंगे तो आंसर विल रिमेन सेम, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट अस राइट सॉल्यूशन नंबर 2। ये हो जाएगा सॉल्यूशन नंबर 2, और यहाँ हो जाएगा सॉल्यूशन नंबर 1। तो सॉल्यूशन नंबर 2 में 1 7 6 को मैंने एज इट इज उतार दिया। 4 में कंफ्यूजन था, 4 को मैं यहाँ भी ले सकता हूँ और यहाँ भी ले सकता हूँ। यानी टेबल जब मैं इस सॉल्यूशन से बनाऊंगा और इस सॉल्यूशन से बनाऊंगा, दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन नंबर 1 और 2 में साथ ही साथ लिखते हुए चल रहा हूँ। जॉब नंबर 4 को मैंने प्रोसेस कर दिया, एक बार मैंने आगे लिख दिया, एक बार मैंने बाद में लिख दिया। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम, दिस टाइम इट इज 10। ये 10 हो गया। तो 10 में आप देखो, 10 अगर कॉलम ए में आ रहा है और कॉलम बी में भी आ रहा है, जब कॉलम ए में आ रहा है, ठीक है, जब कॉलम ए में आ रहा है 10, तब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम जब ए में आ रहा है तो मैं लेफ्ट टू राइट ही चलूंगा, यानी 5 को मैं शुरुआत में ही प्रोसेस करूंगा। ठीक है भाई, जब कॉलम नंबर ए में मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम आ रहा है तो मैं शुरुआत में ही प्रोसेस करूंगा, लेफ्ट टू राइट चलूंगा। अब इसमें कंफ्यूजन हो गया मुझे, यहाँ पर जब 10 आ रहा है और यहाँ भी 10 आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है, यानी देखिए, यानी देर इज अ टाई, दिस इज द केस, टाई इन सेम कॉलम। टाई इन सेम कॉलम नहीं है यहाँ पर, टाइम टाई इन सेम मशीन। ठीक है, यानी प्रोसेसिंग टाइम का जो टाई हो रहा है वो सेम मशीन पे आ जा रहा है। तो अगर हम बात करें जॉनसन रूल की, हम बात करें तो जो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, इफ देयर इज अ टाई ऑन कॉलम ए एंड कॉलम बी, शेड्यूल द मिनिमम ऑफ कॉलम है। तो ये तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिफरेंट कॉलम में टाई हो रहा है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। इफ देयर इज अ टाई फॉर स्मॉल वैल्यू इन द सेम कॉलम, यानी सेम मशीन के लिए है अगर टाई, सेलेक्ट द जॉब विच हैव करस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू इन कॉलम वी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर मशीन ए में या मशीन नंबर बी में प्रोसेसिंग टाइम में टाई हो रहा है, तो हम क्या देखेंगे, करस्पॉन्डिंग कॉलम देखेंगे। ठीक है, कुछ हैंग्स हो गया था। अब अगर सेम मशीन के लिए अगर टाई हो रहा है तो हम क्या देखेंगे, करस्पॉन्डिंग कॉलम देखेंगे, करस्पॉन्डिंग प्रोसेसिंग टाइम देखेंगे ऑन टू द अदर मशीन। ठीक है, करस्पॉन्डिंग प्रोसेसिंग टाइम ऑन टू द अदर मशीन इज 12 एंड 15, विच वन इज मिनिमम। मिनिमम कितना है जरा बताओ, इसका जवाब आप खुद ही दो, तभी आप लोग बता पाओगे इसका आंसर, तभी कंफ्यूजन दूर होगा। भाई यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम 2 को पहले बनाए या 3 को पहले बनाए, क्योंकि यहाँ दो 2 को बनाए या पहले बनाए। तो 2 को हम सेलेक्ट करेंगे, दो क्योंकि मिनिमम प्रोसेसिंग 12 मिनिमम और हो जाए। 15 में 12 जो है मिनिमम। सी, प्रोसेसिंग टाइम का मतलब ये है कि हमें कम से कम प्रोसेसिंग टाइम को हमेशा टारगेट करना है। जितना हम कम से कम प्रोसेसिंग टाइम को टारगेट करेंगे उतना ही हमें फायदा होगा इन टर्म्स ऑफ शेड्यूलिंग। जब हम शेड्यूल करेंगे, सीक्वेंस करेंगे, तो हमें फायदा होगा। तो यहाँ मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम क्या है, मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम इज 12, करस्पॉन्डिंग कॉलम में, करस्पॉन्डिंग मशीन में। तो 2 मैं पहले करूंगा और 3 बाद में करूंगा, ये तो समझ में आ गया। तो अगर मैं 2 और 3 ऐसे लिख दूंगा, इज इट करेक्ट, माय क्वेश्चन इज दैट, इज इट करेक्ट, 2 3 ऐसे लिख दूं या 3 2 लिखूं। सर 2 3 लिख दो। 2 3 2 3 तो लिखा है, क्या सही लिखा है मैंने? तो लग थोड़ा सही है।
हम्म। लेक्चर ले रहे हैं सर अभी, ठीक है, 12 बजे के बाद आना। हाँ भाई, क्या पूछ रहा था मैं? अगर देखो, हम बात किसकी कर रहे हैं, मशीन नंबर बी की। मशीन नंबर बी की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या, हमेशा हमेशा हमें चलना है राइट टू लेफ्ट। हमेशा चलना है हमें राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो राइट में हम क्या लिखेंगे? मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम किसका है? मशीन नंबर ए का। तो राइट में मैं 2 लिखूंगा और लेफ्ट में 3 लिखूंगा। राइट में 2 लिखूंगा और लेफ्ट में 3 लिखूंगा। आई बात समझ में? यस सर। भाई ठीक है ना? अगर उल्टा होता है इसका, ठीक है, अगर सपोज करो अगर उल्टा होता, अगर यहाँ दूसरी पर, लिखते थे। अगर 12 और 12 होता, यहाँ 15 की जगह लेट अस कंसीडर, सपोज यहाँ पर मैंने 15 ले लिया, ठीक है, ये 10 है और ये 8 है, लेट अस से। अगर उल्टा होता, मशीन नंबर ए में टाई होता, तो मैं क्या देखता? करस्पॉन्डिंग देखता, करस्पॉन्डिंग प्रोसेसिंग टाइम देता फॉर द मशीन नंबर बी। यहाँ पर करस्पॉन्डिंग टाइम क्या आता? 8। 3 ही आएगा सर। 8 आता, तो 3 को मैं पहले प्रोसेस करता। अब 3 को मैं पहले प्रोसेस करता, इसका मतलब मैं लेफ्ट टू राइट चलता, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट चलता तो ये 3 2 और 3 2 इस तरीके से हो जाता। तब ये क्वेश्चन इस तरीके से बनता, ठीक है। तो जब हम कॉलम नंबर ए की बात करते हैं या मशीन नंबर ए की बात करते हैं, बार बार कॉलम निकल जाता है मेरे मुंह से, जब हम मशीन नंबर ए की बात करते हैं तो हम लेफ्ट लेफ्ट टू राइट चलते हैं, और मशीन नंबर बी की बात करते हैं तो राइट टू लेफ्ट चलते हैं। मशीन नंबर ए में जब टाई हो जाता है तो हम करस्पॉन्डिंग अदर कॉलम देखते हैं, अदर प्रोसेसिंग टाइम देखते हैं करस्पॉन्डिंग मशीन को। जब मशीन नंबर बी में जब टाई हो जाता है तो मशीन नंबर ए का हम प्रोसेसिंग टाइम देखते हैं, और जो प्रोसेसिंग टाइम मिनिमम मिल जाता है उसको हम उसी हिसाब से शेड्यूल कर देते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा, यहाँ हमने क्या किया था, इसके करस्पॉन्डिंग किया था 12। तो यहाँ पर 2 पहले आ जाएगा, क्योंकि मशीन नंबर बी के लिए हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, तो 2 पहले कर देंगे और 3 बाद में कर देंगे। यहाँ 2 पहले कर देंगे और 3 बाद में कर देंगे, ठीक है। ये जो मैं कह रहा हूँ ये सब बिल्कुल साइंटिफिक है। जब आप इसे एक्चुअल में आप करके देखना, यहाँ पर आप 2 कर देना, यहाँ 3 कर देना, आपका आंसर अलग आएगा, और वो आंसर कहीं ना कहीं ऑप्टिमम नहीं होगा। वो जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका ज्यादा आएगा। अगर अगर 100 मिनट लग रहे हैं तो आपका 102 मिनट आएगा। अगर ये सीक्वेंस अगर आप फॉलो नहीं करोगे, जो कि मैंने निकाली है जॉनसन रूल से, आप नहीं मानोगे। आप कहोगे कि भैया मैं तो पहले 1 बनाऊंगा, उसके बाद मेरी मर्जी है, मैं 5 बनाऊं, मैं 7 बनाऊंगा, फिर 6 बनाऊंगा, फिर 3 बनाऊंगा। अगर आप कोई अपने मन से कोई भी सीक्वेंस अगर फॉलो करोगे एंड देन यू विल मेक द टेबल, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर ग्रेटर देन दिस जॉनसन रूल। जॉनसन रूल जो प्रोसेसिंग टाइम आएगा वो आपका ज्यादा आएगा एज एज कम्पेयर टू दिस जॉनसन रूल। तो इसको ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। इसको अगर टाइम मिलता है तो इसको भी ट्राई करके देखेंगे। तो लेट अस फर्स्ट डू दिस। यहाँ तक आ गया समझ में? हाँ सर। 145। तो मैं सीक्वेंस लिख देता हूँ, जो हमारी जॉब सीक्वेंस की हो जाएगी 1। ये सॉल्यूशन नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। जॉब सीक्वेंस हो जाएगी 145 3276 3276, ठीक है। तो फॉर द प्रोसेसिंग टाइम फॉर द मशीन नंबर 1 प्रोसेसिंग टाइम और 3 and 8, मशीन नंबर ए और बी की हम बात कर रहे हैं। 4 के लिए क्या है 6 and 6, 145 4 के लिए 6 and 6, 5 के लिए 10 and 12, 3 के लिए है 15 and 10, 2 के लिए है 12 and 10, देखते रहना कुछ गलत ना उतारो। 7 के लिए है 9 and 3, एंड 6 के लिए है 11 and 1, ठीक है। अब देखो मशीन नंबर ए की मैं बात करूं, कोई आइडल टाइम नहीं होता, मशीन नंबर ए तो चलती रहती है लगातार। 0 मिनट पे हमने शुरू किया, 3 मिनट के बाद बन के तैयार हो गई, 0 + 3, ठीक है। 3 मिनट के बाद हमने जॉब नंबर 4 लगाई मशीन नंबर ए पे, कितनी देर में तैयार हो गई, 3 + 6 = 9, 9
प्लस 10 लिख दूं, थोड़ा जल्दी से लिख दूं, 9 प्लस 10 इज इक्वल टू 29, 29 प्लस 15, 29 प्लस 15 इज इक्वल टू 44, 44 प्लस 12 इज इक्वल टू 56, 56 प्लस 9, 56 प्लस 9 इज इक्वल टू 60, 55। 55। कुछ गलत लिख दिया क्या? नहीं 50, सर, 65 हो जाएगा ना, 56 प्लस 9। 56 प्लस 9 इज इक्वल टू 65, ठीक है। 65 प्लस 11, 65 प्लस 11 इज इक्वल टू 76। सर ये गलत कुछ कर दिया गलत, आपने। कुछ गलत हो गया। सर देखो 19 आएगा, हाँ, 29 की जगह 9 19। 19 आएगा। एक सेकंड, एक एक करके बताओ, कुछ गलत लग रहा है मुझे, 1 मिनट का। 6 3 1, 0 प्लस 3 3, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 10 इज इक्वल टू 19, 19 प्लस 15 is equal to 34, 34 plus 12 is equal to 34 plus 12 is equal to 46, 46, 46 plus 9, 49, 55, 55। 56 plus 9 is equal to 50, 55, 55, 45 plus 9 is equal to 55, 55 plus 11 is equal to 66, 66, 55 plus 11 is equal to 66। 66, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 मिनट के बाद मिली, जॉब नंबर बी की हम बात करें, जॉब नंबर बी को, सॉरी मशीन नंबर बी को जॉब नंबर 1 कितनी देर के बाद मिली? 3 मिनट के बाद। 3 मिनट के बाद प्रोसेसिंग चालू हुई, तो 3 मिनट के बाद कितना टाइम लगा? 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11। कितनी देर के लिए खाली बैठी रही? 3 मिनट के लिए। अब देखो जब भी आप मशीन नंबर बी के लिए लिख रहा हो, तो आपको ये ऑब्जर्व करना है 11 और 9 विच वन इज ग्रेटर? 11 इज ग्रेटर, 11 प्लस 6 इज इक्वल टू 17, 17, कोई आइडल टाइम नहीं आया, ठीक है। 17 एंड 19 विच वन इज ग्रेटर? विच वन इज 19, ग्रेटर? 19 इज ग्रेटर। अब यहाँ पर 19 ग्रेटर है, यानी 17 मिनट के बाद मशीन नंबर बी खाली हो गई थी, ठीक है, 2 समझ गया मिनट ना। का वेट 17 मिनट के बाद जॉब नंबर हमारी मशीन है। नंबर बी खाली हो गई थी, लेकिन 19 मिनट के बाद उसे मिली जॉब नंबर 5, तो 2 मिनट आइडल टाइम आ गया। और टाइम कितना लगा? 19 प्लस 12 इज इक्वल टू 31, 19 प्लस 12 इज इक्वल टू 31। नाउ 31 और 34 विच वन इज ग्रेटर? 34 इज ग्रेटर। अगेन 31 मिनट के बाद मशीन नंबर भी खाली बैठी, कितनी देर के लिए खाली बैठी? 3 मिनट के लिए खाली बैठी, ठीक है। तो 34 प्लस 10 इज इक्वल टू 44। नाउ कंपेयर 46 एंड 44, विच वन इज मैक्सिमम? 46। अगेन 44 मिनट के बाद मशीन नंबर बी को 2 मिनट के लिए खाली बैठना पड़ा। 46 प्लस 10 इज इक्वल टू 56, 56 और 55 विच वन इज लार्जर? 56, कोई दिक्कत नहीं है, मशीन नंबर बी को खाली नहीं बैठना पड़ा। 56 प्लस 3 इज इक्वल टू 59, यहाँ पर बिल्कुल खाली बैठना नहीं पड़ा। 59 एंड देन 66 में कंपेयर करो, 59 और 66, 66 इज लार्जर। 59 मिनट के बाद मशीन नंबर भी खाली बैठ गई, 7 लेकिन मिनट, यहाँ पर आइडल टाइम कितना आ गया? 66 प्लस 1 ये हो गया 67, और यहाँ आ गया 7 मिनट। 57, 66 माइनस 59 इज इक्वल टू 7 मिनट। तो टोटल आइडल टाइम मशीन 1 का 17, कितना हो गया? 3 2 5, 3 17, 8 9 10, 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 17। तो आंसर हमारा क्या हो गया? टोटल टाइम है, टोटल कंप्लीशन टाइम इज इक्वल टू completion time of all job, completion time of all jobs is equal to 67। अच्छा ये ओवर है, मिनट में नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में ओवर दे रखा था, बार बार ही मेरे मुंह से मिनट निकल रहा था। 67 ओवर, और आइडल टाइम फॉर द मशीन पी इज 17 आवर्स। मशीन ए का आइडल टाइम और बता दो मुझे, आइडल टाइम फॉर मशीन 1, ए 1 मिनट, ठीक है। तो यहां देख सकते हो मशीन नंबर ए 66 ओवर के बाद खाली हो गई, 66 ओवर के बाद ये खाली हो गई। अगला जो बैच है
वो जब सारी की सारी जॉब बन जाएंगी, यानी 67 ओवर के बाद बन जाएंगी, उसके बाद ही तो जॉब नंबर 1 को फिर से लगाऊंगा मैं। अगली साइकिल 67 ओवर के बाद रिपीट होगी, यानी जो मशीन नंबर ए का जो आइडल टाइम है वो 1 ओवर आ गया। तो सर मशीन अगर नंबर मशीन मशीन ए में ज्यादा होता फिर तो सर जीरो हो जाता है टाइम। ज्यादा क्या होता? मतलब अगर यहाँ 67 होता सर, यहाँ 68 होता 67 होता तो मशीन नंबर बी बी में आधा मिनट तो लगता, कुछ सेकंड तो लगते हैं। ऐसा तो नहीं है ना भाई। ये ऐसा हो सकता था कि जॉब नंबर 6 का अगर नेचर ऐसा है कि उसे मशीन नंबर बी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तब ये आइडल टाइम ऑफ द मशीन ए 0 हो जाता। ठीक है। अगर कोई ऐसी जॉब होती, जॉब नंबर 6 इस तरीके की होती कि वो मशीन बी पे प्रोसेस ही नहीं हो रही है, मशीन ए पे ही खत्म हो जा रहा है उसका काम, तब तो आइडल टाइम फॉर द मशीन ए जो है वो 0 मिनट हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है भाई। ये जो टाइम लगेगा, इतने टाइम तो खाली बैठेगी ना मशीन बी, सॉरी मशीन ए जो है, 1 घंटे के लिए तो खाली बैठेगी। जब जॉब नंबर 6 मशीन नंबर बी में जब प्रोसेस हो रहा होगा, तो 1 घंटा, यानी लास्ट लास्ट रो में जो टाइम आता है वही टाइम होता है आइडल टाइम फॉर द मशीन ए। ठीक है सर। ठीक है। कितना टाइम बचा है अभी? 12 हो गया। तो हो इसका गया जब हो हम गया। सॉल्यूशन जब 2 निकालेंगे, देखेंगे इसे कल देख लेंगे, इसको आप चाहे करके देखना। व्हेन वी सी दिस 153 अगर हम ये वाला प्रोसेसिंग टाइम देख लें, इसको कर देते हैं, 2 ही मिनट लगेंगे इसे करने में। इसको मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, 1532476, इसका प्रोसेसिंग टाइम मैंने लिख रखा है। अब देखो इसको निकालो जरा, मशीन नंबर ए, जल्दी से करते हैं। 0 + 3 3, 3 + 10 इज इक्वल टू 13, 13 + 15 28। 28, 28 + 12 इज इक्वल टू 40, 40 + 6 इज इक्वल टू 46, 46 + 9 इज इक्वल टू 55, 55 + 11 इज इक्वल टू 66। 55 प्लस 55 + 11 इज इक्वल टू 66। नाउ मशीन नंबर बी 3 मिनट के बाद मिली, कितना टाइम लगा? 3 + 8। अब हम ये वाला कॉलम देखेंगे, 3 + 8 इज इक्वल टू 11, 11 और 13 में विच वन इज लार्जर? 13। यहाँ पर कितना टाइम लगा? 3 मिनट। यहाँ पर 3 मिनट का आइडल टाइम आ गया। 11 और 13 में 13 लार्जर है, यहाँ 2 मिनट खाली बैठना पड़ा। ठीक है। 13 + 12 इज इक्वल टू 25, और 25 और 28, 25 और 28 में विच वन इज लार्जर? 28। 28 यानी 3 मिनट के लिए मशीन जो है खाली बैठी। 28 + 10 इज इक्वल टू 38। देखो कुछ गलत तो नहीं हुआ? ठीक है। थर्टी नहीं सर एट सही है। 38 एंड 40 में कंपेयर करेंगे, विच वन इज लार्जर? 40 इज लार्जर। तो यहाँ 2 मिनट के लिए फिर से मशीन खाली बैठी। 40 + 10 इज इक्वल टू 50, 50 और 36, 46 विच वन इज लार्जर? 50 इज लार्जर। यहाँ मशीन का कोई आइडल टाइम नहीं आया। 50 + 6 इज इक्वल टू 56, 56, 56 और 55 को कंपेयर करेंगे, 56 इज लार्जर, तो 55 मैंने लिख दिया। 55 + 3 9। इज इक्वल टू 59, 59 और 66 विच वन इज लार्जर? 66 इज लार्जर, तो मैंने 66 लिख लिया। यहाँ पर कोई आइडल टाइम नहीं आया। यहाँ पर आइडल टाइम आ गया 59 मिनट के बाद मशीन नंबर बी खाली हो गई, उसको वेट 7 करना पड़ा मिनट जॉब नंबर 6 का। तो यहाँ कितना आ गया? 7 मिनट हो गया आइडल टाइम। और ये हो गया 66 + 1 इज इक्वल टू 67। तो आइडल टाइम कितना आया? 3 2 5 6 7 8 2 10, 17। 17 होगा। तो ये देखो आंसर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। टोटल कंप्लीशन में कितना आ गया? टोटल टाइम कितना आ गया? टोटल टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑल द जॉब इज 67 ओवर। और मशीन 1 का जो आइडल टाइम आया वो 67 से 67, 1 घंटे के लिए 1। मशीन ए जो है वो खाली बैठी है। तो 3 आंसर लिखने होते हैं। टोटल टाइम कितना होता है? 67 ओवर। मशीन ए का आइडल टाइम हो गया 1 ओवर, और मशीन बी का जो आइडल टाइम हो गया वो 17 ओवर। ये 3 आंसर आपको इस क्वेश्चन में लिखने होते हैं। तो ये तीनों ही आंसर, सॉल्यूशन नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं और ये सॉल्यूशन नंबर ए में, दोनों ही आंसर मैच कर रहे हैं। यानी दिस इज द केस ऑफ अल्टरनेट ऑप्टिमल। अल्टरनेट ऑप्टिमल तब आएगा जब आपका जॉनसन रूल लगा ही नहीं पाओगे आप। तब जो 4 है, इसको हमने क्या किया था? रेंडमली सेलेक्ट किया था। सर ठीक है। दोनों सोल्यूशन निकाल के दिखाना है।
नहीं, दोनों सॉल्यूशन निकाल के नहीं दिया है आपको, समझाने के पर्पज से मैंने बता दिया। आपको केवल एक ही सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर हमने रेंडमली चूज कर लिया, आपकी मर्जी थी, आप 4 पहले भी ले सकते थे और 4 यहाँ भी ले सकते थे। तो आप कोई एक्स वाई जेड, जैसे आपने सॉल्यूशन नंबर 1 से आंसर निकाला, अश्विनी ने सॉल्यूशन नंबर 2 से आंसर निकाला, दोनों का आंसर सेम आया और दोनों को ही फुल मार्क्स मिलेंगे। दोनों टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोनों टेबल मैंने आपको समझाने के लिए बता दी। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई सी भी आप सिक्वेंस ट्राई करके देखना, आप देखोगे 67 ओवर से ज्यादा टाइम लगेगा। आप इसको ट्राई करके देखना। आप क्या करना, पहले जॉब नंबर 1 बनाओ, फिर 2 बनाओ, फिर 3, 4, 5, 6, 7, कुछ भी, आप कोई भी सिक्वेंस आप अपने मन से आप ट्राई करके ये टेबल बनाने की कोशिश करना। ठीक है, आप देखना आपको 67 ओवर से ज्यादा टाइम लगेगा, ये गारंटेड है। ठीक है, तो दिस इज द ऑप्टिमल सीक्वेंस नंबर 1, दिस इज ऑप्टिमल सीक्वेंस नंबर